गुरुग्राम में तापमान 9 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे सुबह और शाम ठिठुरन काफी बढ़ गई है। लोग अब गर्म कपड़ों और हीटरों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंड का असर और तेज महसूस होगा। देश में ब्रांडेड घरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। बड़े आकार के आधुनिक और प्रीमियम सुविधाओं वाले घर अब लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में ब्रांडेड हाउसिंग सेगमेंट एक बड़े ट्रेंड के रूप में उभर सकता है। टाटा रियल्टी ने गुरुग्राम में अपनी नई परियोजना के लिए डीबीएस बैंक से 180 करोड़ रुपए का बड़ा ऋण लिया है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल प्रोजेक्ट की गति बढ़ाने और गुणवत्ता सुधारने में करेगी। रियल एस्टेट बाजार की मांग को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण निवेश माना जा रहा है। हंसी पुलिस ने दलजीत सिहाग से जुड़े पूरे आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया है। उसके खिलाफ 61 गंभीर केस दर्ज मिले हैं। पुलिस अब उसकी गतिविधियों की पूरी जांच कर रही है ताकि उससे जुड़े नेटवर्क को भी पकड़ा जा सके। मामले ने इलाके की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के छात्रों ने कैंपस में इलेक्ट्रिक बस सेवा की मांग उठाई है। छात्रों का कहना है कि लंबी दूरी और बढ़ती भीड़भाड़ के चलते उन्हें काफी परेशानी होती है। इलेक्ट्रिक बसें शुरू होने से पर्यावरण को भी फायदा होगा और कैंपस यात्रा सुरक्षित व आसान बनेगी। झांसी की बिनौला फैक्ट्री में अचानक आर्मी का एक ड्रोन गिर पड़ा, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। घटना से स्थानीय लोगों में कई सवाल उठने लगे हैं। हिसार लुधियाना रूट पर कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे का कहना है कि रखरखाव और तकनीकी कारणों के चलते यह फैसला लिया गया है। यात्रियों से वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपील की गई है। अधिसूचना जारी होते ही स्टेशन पर लोगों को जानकारी दी जा रही है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने द्विवार्षिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए आवेदन मांगे हैं। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने कृषि अनुसंधान और नवाचार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य नई पीढ़ी को कृषि क्षेत्र में प्रेरित करना भी है। हिसार में सड़क निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे हैं। एक स्थान पर ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क धंसने से फंस गई, जिससे निर्माण कार्य की मजबूती पर शक गहरा गया। ग्रामीणों ने शिकायत की है कि ठेकेदारों द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। लुआस में अन्वेषण 2025 स्टूडेंट रिसर्च कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी शोध प्रस्तुत की। कार्यक्रम का उद्देश्य नए शोध कार्यों को बढ़ावा देना और छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसमें विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। हिसार में अवैध रूप से काटी जा रही एक कॉलोनी पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाया। मौके पर कई अवैध निर्माण ढा दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि बिना मंजूरी कॉलोनी विकसित करने वालों पर सख्त एक्शन जारी रहेगा ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। हरियाणा के 10 जिलों में घनी धुंध को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम बने रहने की संभावना है। लोगों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जाती रही है। राज्य के खेल ढांचे पर सवाल तब उठे जब 2 खिलाड़ियों की मौत ने सभी को झकझोर दिया। खराब उपकरणों और मेंटेनेंस की कमी को बड़ी वजह बताया जा रहा है। खेल प्रेमियों और विशेषज्ञों ने सरकार से खेल सुविधाओं की जांच और सुधार की मांग की है ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों। कांग्रेस नेताओं ने बिहार में मिली हार पर कई वजहें बताईं। उनका कहना है कि सीट शेयरिंग में देरी, 10,000 रुपये वाली योजना का असर और वोट चोरी जैसे कारणों ने परिणामों को प्रभावित किया। नेता अब संगठन को और मजबूत करने पर जोर देने की बात कह रहे हैं। हरियाणा में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 28 नवंबर से बारिश के साथ तापमान और नीचे जाएगा। किसानों ने भी ठंड बढ़ने से फसल पर असर को लेकर चिंता जताई है। लोग अब गर्म कपड़ों और सुबह की ठंड से बचाव के उपायों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा इस साल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। राज्य सरकार का कहना है कि इससे छात्रों और युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। देश भर के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और छात्र इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बहादुरगढ़ में स्वास्थ्य विभाग संकट में है क्योंकि 62 में से 53 डॉक्टर पैन डाउन स्ट्राइक पर बैठ गए। मरीज सुबह से अस्पतालों में डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी पुरानी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। ग्रेप 3 की पाबंदियों के हटते ही बहादुरगढ़ के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। अब कई गतिविधियां सामान्य रूप से शुरू हो सकेंगी, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि प्रदूषण बढ़ाने वाली चीजों पर नजर बनी रहेगी। लोगों को भी धूल और धुएं से बचने के लिए सावधानी बरतने को कहा गया है।
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट में काम की रफ्तार बढ़ गई है। पहले पिलर की खुदाई शुरू हो चुकी है और पूरा प्रोजेक्ट 4 हिस्सों में बांटा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे आने वाले समय में ट्रैफिक समस्या काफी कम होगी। अधिकारियों का गैंगलाइन दावा है कि काम समय पर पूरा किया जाएगा। साइबर सिटी में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए निगम ने एंटी स्मॉग गन उतारी हैं। इन मशीनों की मदद से हवा में फैली धूल को कम किया जाएगा। बढ़ते आकाई स्तर को देखते हुए यह कदम जरूरी माना जा रहा है। लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। स्कूलों में शिक्षकों को अब गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाएगा। सरकार का कहना है कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे सकें, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। कई बार शिक्षकों को अन्य कामों में लगा दिया जाता था, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती थी। अब इस पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। कुकड़ौला में कीमती जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। एमसीएम टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की। जमीन पर कई लोगों ने गलत तरीके से कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया था। प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। हरियाणा सरकार ने रोहतक और बहादुरगढ़ में हादसे का शिकार हुए दोनों बास्केटबॉल खिलाड़ियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि यह सहायता परिवारों को शुरुआती संकट से उबारने और भविष्य की जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। फैसले की सराहना हो रही है। पांचे की वोरोबार करने के लिए सरकार की ओर से लागू किए गए पब्लिक ट्रस्ट ऑर्डिनेंस 2025 के तहत 164 पुराने प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार करना काफी आसान होगा और उद्योगों को बेवजह की कानूनी जटिलताओं से राहत मिलेगी। कारोबारी समुदाय ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। पंचकुला में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत विभिन्न पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू जारी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और स्टाफ की कमी दूर करने के लिए यह भर्ती अभियान तेज किया गया है। उम्मीदवारों की योग्यताओं की जांच के बाद तुरंत नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। मौलिक शिक्षा विभाग ने निपुण वाटिका के तहत नई शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक स्कूलों में छोटे बच्चों को अधिक आकर्षक और गतिविधि आधारित तरीके से सीखने के अवसर दिए जाएंगे। विभाग का कहना है कि इससे बच्चों की बुनियादी सीखने की क्षमता में तेजी से सुधार होगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने फोरसाइट प्रोग्राम के लिए विशेषज्ञ सलाहकारों के आवेदन मांगे हैं। यह कार्यक्रम स्कूल स्तर पर बेहतर योजना निर्माण और शिक्षा के भविष्य मॉडल तैयार करने पर केंद्रित रहेगा। परिषद का कहना है कि चयनित विशेषज्ञ विभिन्न जिलों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने और नीतिगत सुझाव देने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट देने से जुड़ी अधिसूचना पर तेजी से काम कर रही है। सरकार चाहती है कि सेना से लौटे युवा राज्य की सेवाओं में आसानी से शामिल हो सकें। अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर जल्द ही नियम जारी कर दिए जाएंगे। हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में 12.2 लाख नए एमएसएमई उद्योग स्थापित हुए हैं। सरकार ने बताया कि सभी जिलों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को सरल बनाया गया है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बढ़ते एमएसएमई से रोजगार में भी भारी वृद्धि हुई और स्थानीय आर्थिक ढांचा मजबूत हुआ है। राज्य सरकार इसे बड़ी उपलब्धि मानती है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने हिसार के सेक्टर 33 में सामाजिक और धार्मिक स्थलों के आवंटन के लिए नीलामी शुरू की है। प्राधिकरण का कहना है कि यह आवंटन स्थानीय जरूरतों को पूरा करेगा और क्षेत्र में सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी अपनाया गया है। हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग ने एसोसिएट प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति और इंक्रीमेंट से जुड़े नए आदेश जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि इससे शिक्षकों की सेवा अवधि और प्रोन्नति संबंधी प्रक्रियाओं में स्पष्टता आएगी। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को गेरा हरियाणा को आरओ पर भरू की सेवा निर्देश दिया गया है कि वे इन आदेशों का पालन करते हुए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। दिल्ली एमसीडी उपचुनावों के चलते हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। इससे ऐसे लोग बिना वेतन कटौती चुनाव में मतदान कर सकेंगे। इससे सीमा क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ने की संभावना मानी जा रही है। गुरुग्राम में टेस्ला के पहले ऑल इन वन सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। उन्होंने दावा किया कि कंपनी अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र भी हरियाणा में लगाएगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहन में बड़े पैमाने पर रोजगार और निवेश बढ़ेगा। लोग इसे राज्य के औद्योगिक भविष्य के लिए अहम कदम मान रहे हैं।
2 खिलाड़ियों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों के ढांचे की सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। सरकार चाहती है कि ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो और खतरनाक उपकरणों की तुरंत मरम्मत या बदलाव किया जाए। खेल विभाग की टीमें जिलों में तेजी से निरीक्षण शुरू कर चुकी हैं। करनाल में एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे अमर सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके पास से विस्फोटक और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी कई आपराधिक मामलों में शामिल था और हथियार किसी बड़ी वारदात में इस्तेमाल हो सकते थे। गिरफ्तार होने के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुरुग्राम पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश प्रदीप गुर्जर को पकड़ा है, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार आरोपी कई मामलों में फरार चल रहा था। उसे हिरासत में लेने के बाद गैंग की गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पूछताछ जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोहतक के लाखन माजरा पहुंचे और मृतक खिलाड़ी हार्दिक राठी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और घटना पर दुख जताया। उनकी इस यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में भी चर्चा रही, क्योंकि यह मामला दोनों राज्यों में भावनात्मक रूप से जुड़ गया है और लगातार सुर्खियों में है। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दोनों मृतक खिलाड़ियों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरी और उचित मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि जवान बच्चों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है, इसलिए सरकार को परिवारों की दीर्घकालिक सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित करनी चाहिए। उनकी मांग पर राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम ने 10 नई एंटी स्मॉग गन तैनात की हैं। इनका उपयोग प्रमुख सड़कों, चौकों और निर्माण स्थलों पर धूल को कम करने के लिए किया जाएगा। निगम का कहना है कि इससे वायु गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार आएगा और लोगों को धुएं व धूल से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने हरियाणा में 28 से 30 नवंबर के बीच घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों का कहना है कि सुबह और देर रात दृश्यता बेहद कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होगा। लोगों को धीमी गति से चलने, हेडलाइटों का सही उपयोग करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। हिसार और नारनौल सहित कई जिलों में रात का तापमान गिर गया है। अचानक बढ़ी ठंड से सुबह सुबह लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ी है और स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों व बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस साल हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में काफी कमी देखी गई है और संख्या घटकर 642 रह गई है। कृषि विभाग का कहना है कि जागरूकता अभियान, मशीनरी सहायता और सख्त निगरानी से यह उपलब्धि संभव हुई है। सरकार इसे बड़ी सफलता मान रही है और आने वाले वर्षों में इसे और कम करने की बात कह रही है। हरियाणा का कुल निर्यात बढ़कर 2.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उद्योग विभाग का कहना है कि टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि से यह उछाल आया है। सरकार इसे प्रदेश की आर्थिक मजबूती की निशानी बताती है और मानती है कि नई नीतियों से यह वृद्धि लगातार जारी रहेगी। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हरियाणा उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। सरकार का कहना है कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, क्रेन कंटेंट के साथ औद्योगिक मॉडल टाउन और माल ढुलाई में तेज प्रक्रियाओं की वजह से यह रैंकिंग मिली है। इससे राज्य में निवेश आकर्षित होने की संभावना और बढ़ गई है। कई उद्योग इसे राज्य के विकास के लिए बड़ा सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। रोहतक सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत आज स्थिर रही और यह लगभग 1,33,227 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने से कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। त्योहारों से पहले खरीदारी का रुझान भी धीरे धीरे बढ़ता दिख रहा है। करनाल, इंद्री रोड और आसपास के इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। यह कदम एसटीएफ की हालिया कार्रवाई के बाद एहतियात के तौर पर उठाया गया है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने से किसी भी आपराधिक गतिविधि को रोका जा सकेगा। स्थानीय लोगों को यह व्यवस्था आश्वस्त करने वाली लग रही है। हरियाणा में महिलाओं के लिए डिजिटल मार्केटिंग का नया अवसर खुला है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों की मदद से महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकेंगी। प्रशासन कह रहा है कि यह आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। कई महिलाओं ने इसमें रुचि दिखाना शुरू किया है। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में बिजली सप्लाई को बिना रुकावट बनाने की तैयारी है। कॉर्पोरेशन ने पुराने सिस्टम की मरम्मत और अपग्रेडेशन शुरू कर दिया है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे बार बार होने वाली कटौती खत्म होगी।
गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए नगर निगम ने 11 मुख्य सड़कों पर सुधार कार्य की योजना बनाई है। इन सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और नए सिग्नल लगाए जाएंगे। शहरवासी इसे राहत की उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। गुरुग्राम के ताजनगर में आधुनिक पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खुलेगा। पशुपालकों को अब